हम लोग एसक्यूएल फॉर डेटा एनालिसिस पढ़ रहे हैं। एसक्यूएल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अलग अलग केस में अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स दिखानी पड़ती हैं। तो माई एसक्यूएल का जो ग्रुप बाय क्लॉज है या एसक्यूएल का जो ग्रुप बाय क्लॉज है वो यूज़ किया जाता है टू अरेंज आइडेंटिकल डेटा इनटू ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस ग्रुप बाय क्लॉज की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है। चाहे आप सीक्वल सर्वर में काम कर रहे हो, माई एसक्यूएल में काम कर रहे हो, पोस्टग्रे एसक्यूएल में, कहीं पे भी कई बार हमें डेटा जो है वो एक ग्रुप वाइज जो है वो दिखाना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम अपने टेबल में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज हैं डिफरेंट टाइप की, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट टाइप के, हमारे पास कस्टमर्स की बात करें तो सिटी हैं डिफरेंट टाइप की। जैसे हमारे पास बर्लिन, मैक्सिको, लंदन, हर जगह से कस्टमर्स हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल कस्टमर्स जो हैं वो 91 है। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कि सेलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स, तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा डेटा ऑफ कि यहाँ पे टोटल 91 कस्टमर्स है, जिसमें हर शहर का नाम यहाँ पे लिखा है। पर जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है ये जो ब्यूनस एरीज शहर है, या अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं, फॉर एग्जांपल जो ये लंदन शहर है, लियोन, मैड्रिड, जितने भी ये सब शहर हैं, सो ये सारे शहरों के नाम जो है रिपीट हो रहे हैं। तो पहली चीज़ तो यूनिक वैल्यू देखने के लिए हम लिखते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स। तो इससे हमें पता लगेगा कि 69 टोटल यूनिक सिटीज़ हैं। सो ये एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि टोटल सिटीज़ जो हैं, जब हम कोई भी कंडीशन नहीं लगाते तो टोटल जो डिस्टिंक्ट या यूनिक नंबर ऑफ सिटीज़ है वो यहाँ पे इन्होंने 69 दिए हुए हैं। और टोटल, अगर हम टोटल कस्टमर्स की बात करें, तो टोटल कस्टमर्स जो है हमारे पास 91 है। सो यहाँ पे हमने अगर एक सिंपल सी क्वेरी लगाई एसक्यूएल में जिसमें हमने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स, तो इससे हमें डिस्टिंक्ट नंबर पता लगेगा जो कि 69 है। पर अगर मैंने लिखा सेलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स तो मुझे पता लगे 91। तो जब कभी भी आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ किए बिना यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी करते हैं तो आपको यहाँ पे जो आउटपुट आता है वो टोटल नंबर ऑफ रोज आता है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसमें कितनी डिस्टिंक्ट या यूनिक वैल्यूज हैं। और अगर कोई आपसे कहता है कि हम यूनिक वैल्यूज दें तो आप जो है यहाँ से उठा सकते हैं। सेम इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे पास एम्प्लॉयज़ भी हैं, ठीक है, हमारे पास कस्टमर्स में कॉन्टैक्ट टाइटल भी हैं। तो अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट कॉन्टैक्ट टाइटल फ्रॉम कस्टमर्स, तो कॉन्टैक्ट टाइटल हम इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि यही इसका फॉर्मेट है। तो यहाँ पे आएगा कि ये सारे कॉन्टैक्ट टाइटल्स आ रहे हैं, टोटल 91 आएगा। पर अगर हमने लिख दिया सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉन्टैक्ट टाइटल फ्रॉम कस्टमर्स, सो यहाँ पे आएगा हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ओनर, ऑर्डर, एटसेट्रा। सो इससे हमें पता लग रहा है कि जो यूनिक तरीके के टाइटल्स हैं वो 12 हैं। अब ये तो चल गया, ये तो पता चल गया। अब इसके बाद यहाँ पे हमें पता लगेगा, अब इसके बाद हमें ये जानना है कि डिफरेंट कॉन्टैक्ट टाइटल में कितने कितने कस्टमर्स हैं। तो अब ये तो हमें पता चल रहा है कि टोटल 11 तरह के टाइटल हैं, और हमें ये पता चल रहा है कि टोटल जो है 11 तरह के टाइटल में, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉन्टैक्ट टाइटल फ्रॉम कस्टमर्स, तो डिस्टिंक्ट में हमें पता चल रहा है 11 है, टोटल हमें पता चल रहा है कस्टमर 91 है। तो इसका मतलब इन 11 डिस्टिंक्ट टाइटल्स में
जो है हम लोगों को 91 कस्टमर्स का डेटा दिख रहा है, ठीक है। सो ऐसा होगा कि कुछ एन नंबर ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे, कुछ एन नंबर ऑफ ओनर होंगे। तो इसी के लिए जो है ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ किया जाता है। ग्रुप बाय क्लॉज माइस्क्यूएल में यूज़ किया जाता है टू अरेंज आइडेंटिकल डेटा इनटू ग्रुप्स, ठीक है। कई कॉलम ऐसे होते हैं जो कैटेगोरिकल कॉलम्स होते हैं। जैसे जब भी हम कभी डेटा देखते हैं तो डेटा में कई कॉलम कैटेगोरिकल होते हैं, कई कॉलम न्यूमेरिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोडक्ट टेबल की बात करें तो यहाँ पे यूनिट प्राइस, यूनिट्स इन स्टॉक, ये सारे कैटेगोरिकल, ये सारी न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, न्यूमेरिकल कंटिन्यूअस वैल्यूज़ हैं। और अगर उसी जगह पे हम कैटेगरी आईडी और सप्लायर आईडी की बात करें, प्रोडक्ट नेम की बात करें, तो ये सारे कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं। कैटेगरी आईडी खास करके उसके नाम ही कैटेगरी आईडी है। हमारे पास टोटल 8 ही कैटेगरीज हैं। ये एक तो हमने टेस्ट के लिए ऐड की है, इसको हटा भी सकते हैं। हमारे पास टोटल 8 कैटेगरीज हैं। 8 कैटेगरीज में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो हैं हमारे पास 78। यानी कि हर कैटेगरी में ऑन एन एवरेज लगभग 10 प्रोडक्ट हैं, तभी 8 10 80 होता है, 78 है। तो अब कोई पूछ ले कि बेवरेजेस कितने हैं, कंडिमेंट्स कितने हैं, कन्फेक्शंस कितने हैं, तो ग्रुप बाई जो है हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा ऐसा कैटेगोरिकल डेटा होता है। तो इसका सिंटैक्स होता है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कॉलम नेम लिखते हैं और एग्रीगेट फंक्शन लिखते हैं। तो ग्रुप बाई को समझने से पहले हमें बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो है एग्रीगेट फंक्शन। सो एग्रीगेट फंक्शन, नाउ एग्रीगेट फंक्शन जो है वो हमारा कैसे हमें देखना होगा ये हम चेक करेंगे। तो एग्रीगेट फंक्शन के लिए हमें याद रखना है सम, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सब जो हमारे फंक्शंस होते हैं, और एवरेज, ये सब जो हमारे फंक्शंस होते हैं ये एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शंस का नाम एग्रीगेट है बिकॉज ये डेटा का एक एग्रीगेशन देते हैं, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं सिंगल वैल्यू। तो ये इसका आंसर होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स को लेते हैं और प्रोडक्ट्स के यहाँ पे यूनिट प्राइस दिए हुए हैं या यूनिट्स इन स्टॉक दिए हैं, हमें जानना है कि प्रोडक्ट टोटल कितना स्टॉक पे है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट सम यूनिट्स इन स्टॉक फ्रॉम प्रोडक्ट्स। जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 3219। ये बेसिकली सम है। यूनिट इन स्टॉक मान ली कि हर रो में जितने 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 स्टॉक में प्रोडक्ट्स है हर रो में, तो सम का सिंटैक्स है ये, सेलेक्ट सम, और उसके अंदर आप उस कॉलम का नाम लिख दीजिए जिसको आपको एग्रीगेट वैल्यू चाहिए। तो सम जो होता है वो टोटल वैल्यू बताता है। तो हर रो में जितने भी आपके यूनिट्स इन स्टॉक का डेटा होगा वो सारा सम हो जाएगा। अब टोटल हमारे पास सम तो आ गया, लेकिन टोटल हमारे पास 78 प्रोडक्ट्स हैं। तो ठीक इसी तरीके से आप ये भी बता सकते हैं कि सेलेक्ट एवरेज यूनिट प्राइस। हमारे पास हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई प्राइस है, कोई प्रोडक्ट का प्राइस कम है, कोई प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेलेक्ट मिनिमम यूनिट प्राइस, मैक्सिमम यूनिट प्राइस, एवरेज यूनिट प्राइस। ये सारा क्या है, और मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया सम यूनिट प्राइस। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और जब आप ये करेंगे फ्रॉम प्रोडक्ट्स तो आपको दिखेगा कि मिनिमम जो यूनिट प्राइस है वो $2.5 का है, मैक्सिमम यूनिट प्राइस $263.5 या यूरो, जिसमें भी ये डेटा है। बट एवरेज प्राइस जो है प्रोडक्ट का 28.56 है। और टोटल जितने भी प्रोडक्ट हैं अगर उन सब की एक यूनिट है हमारे पास,
तो हमारे पास जो टोटल यूनिट प्राइस है वो 2227.71 का है। तो ये जो भी फंक्शंस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये एग्रीगेट फंक्शंस है। एग्रीगेट फंक्शंस के साथ में हमें जो ये सारे फंक्शंस होते हैं ये डेटा डिस्क्राइब करने के काम में आते हैं। दीज आर यूज टू डिस्क्राइब डेटा। इसमें एक और फंक्शन हम यूज कर सकते हैं काउंट। जैसे हम लिख सकते हैं सेलेक्ट काउंट प्रोडक्ट आईडी। काउंट में अगर हमने कोई ऐसी चीज लिखी है जो खुद में यूनिक है, जैसे प्रोडक्ट आईडी खुद में एक यूनिक वैल्यू है, तो अगर हमने काउंट में खुद में ही एक यूनिक वैल्यू लिखी है तो वो हम यहाँ पे जब गो करेंगे तो वो काउंट प्रोडक्ट आईडी मिनिमम मैक्सिमम सब आ जाएगा। यानी टोटल 78 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मिनिमम $2.5 का है, मैक्सिमम 263 एंड सो ऑन। तो ये आप आज आज जो है आप लोगों को पहली चीज़ जो प्रैक्टिस करनी होगी वो ये होगी, जिसमें आप काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज सब कुछ निकाल सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे आउटपुट देख रहे हैं तो ये आउटपुट इस तरीके से आ रहा है। आप अगर इस आउटपुट को सही करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं सेलेक्ट काउंट प्रोडक्ट आईडी एज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, मीन यूनिट प्राइस एज मीन प्राइस। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। अभी मैं दो करके दे रहा हूँ तो इनके जो नाम हैं फिर वो हमारे हिसाब से कस्टमाइज हो जाएंगे, तो हम एक एलियास भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एग्रीगेट फंक्शन का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन। ये एग्रीगेट फंक्शन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या जैसे हम उसको एलियास भी दे सकते हैं कि काउंट को क्या बुलाना है, मिनिमम प्राइस को क्या बुलाना है, मैक्सिमम प्राइस को क्या बुलाना है, एवरेज को क्या बुलाना है, इस तरीके से। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन था सिंपली अबाउट एग्रीगेट फंक्शंस। नाउ अब अगर आपसे हम कस्टमर्स टेबल को एक सिंपल टर्म्स में देखते हैं, ठीक है। मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ये चीज दिखा रहा हूँ जिससे आपकी बात समझ में आएगी। मैं पावर बीआई में एक सिंपल सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ आपको। कोई ज़रूरी नहीं इसके लिए आपको पावर बीआई आता ही हो। मैं यहाँ से डेटा कनेक्ट कर लेता हूँ। मेरा जो डेटा है वो इस समय माई एसक्यूएल में है, तो मैं यहाँ से माई एसक्यूएल में कनेक्ट कर लेता हूँ। पावर बीआई एक डेटा एनालिसिस टूल है। सर्वर पूछ रहा है, तो सर्वर है हमारा लोकल होस्ट। जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो आप किसी ना किसी सर्वर पे काम कर रहे होते हैं और किसी ना किसी डेटाबेस में काम कर रहे होते हैं। अगेन आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि ये पावर बीआई में किस तरीके से हो रहा है, बट एक सिंपल केस दिखा। इससे हमारे सारे टेबल आ गए जो वहाँ पे आ रहे थे, और मैं यहाँ से कस्टमर्स, कैटेगरीज और प्रोडक्ट को ले आता हूँ जस्ट टू शो यू रिलेशनशिप कि कैसे हम लोग काम करते हैं मॉडलिंग पे। अगर हम यहाँ पे कस्टमर्स की बात करते, कोई आपसे सिंपली पूछे कि हर कस्टमर, हर एक सिटी में कितने कितने कस्टमर्स हैं, हर एक सिटी में कितने कितने कस्टमर्स हैं, तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं तो इसमें जो है हम लोग यहाँ से पावर बीआई जैसे केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि सिटी ले आओ कॉलम में, ठीक है। तो ये सिटी आ गया, और यहाँ से हमने कह दिया कस्टमर आईडी ले आओ, तो ये कस्टमर आईडी आ गई। अगर हम कह दिया काउंट डिस्टिंक्ट कस्टमर ले आओ या काउंट कस्टमर ले आओ, तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक रिजल्ट आ जाएगा। हम इसको रिवर्स कर देते हैं और ऐसा एक रिजल्ट आएगा। हमें अभी इस रिजल्ट से मतलब है। तो आपको दिख रहा है कि लंदन शहर में 6, मैक्सिको में 5, साओ पोलो में 4 और बुएनोस एयर्स में 3, ऐसे ये काउंट ऑफ कस्टमर्स है हर शहर में। और जो इसका डेटा दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिया है। यहाँ कस्टमर की आईडी लिखी है और सिटी लिखा है। तो अगर कोई आपसे एक सिंपल से सवाल करता है कि यू नो हाउ मेनी कस्टमर्स आर देयर इन ईच सिटी, तो ये एक ऐसा सवाल है जो आप बिना ग्रुप बाय की मदद के नहीं दे पाएंगे।
तो इसके लिए जब कभी हमने लिखा सेलेक्ट काउंट कस्टमर आईडी, ओके, तो अगर हमने लिखा सेलेक्ट काउंट कस्टमर आईडी, एक एग्जांपल बता रहे, कॉमा सिटी फ्रॉम कस्टमर्स, तो अगर हमने देखिए सिर्फ इतना लिखा कि हम कह रहे काउंट कस्टमर आईडी कॉमा सिटी फ्रॉम कस्टमर्स, तो ये कहेगा कि ये एरर है, और जो एरर है उसमें लिखा है कि आप इन एग्रीगेटेड क्वेरी विदाउट ग्रुप बाय, यानी कि अभी जो हम लोगों ने एग्रीगेटेड क्वेरी पढ़ी, तो अगर हम कोई भी एग्रीगेट फंक्शन का यूज एक नॉन एग्रीगेट कॉलम के साथ में कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक एग्रीगेट फंक्शन लिखा काउंट कस्टमर आईडी, और उसके बगल में हम लोगों ने एक नॉन एग्रीगेट कॉलम लिखा, तो एग्रीगेट के बगल में नॉन एग्रीगेट, तो वो बिना ग्रुप बाय के काम नहीं करेगा। तो इसको कैसे सही करेंगे, आप लिख देंगे ग्रुप बाय। अब यहाँ देख के बताइए डेटा ग्रुप बाय किससे हुआ है, शहर का नाम है ना, लंदन में ऐसे 6 लोग हैं, तो रो वाइज अगर डेटा दिख रहा होता तो रो वाइज में लंदन 6 बार आ रहा होता, पर जब ग्रुप बाय हो जाता है तो ग्रुप बाय के केस में क्या होएगा, आप उस कॉलम का नाम लिख देंगे जो बार बार रिपीट हो रही, जिसकी अंदर की जो वैल्यूज हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो अब इसको हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे चलाने की, और इस तरीके से आपके सामने एक डेटा आ गया। अगर हम इस काउंट को यू नो असेंडिंग कर देते हैं तो वो 1 2 फॉरवर्ड दिखाएगा, अगर डिसेंडिंग कर देते हैं तो इस तरह से दिखाएगा। अगर हम यहाँ पे इनके ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं, हम कहते थे सेलेक्ट सिटी कॉमा काउंट ऑफ कस्टमर आईडी, और इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए लंदन में 6, मेक्सिको में 5, और यही सेम रिजल्ट जो हमें यहाँ आ रहा था। ठीक है, वो बात अलग है, यहाँ पे हम इसको ऐसे बार चार्ट में भी दिखा सकते हैं, और इवन अगर आप माई एसक्यूएल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप आराम से, पावर बीआई में यही सब फायदा है कि आप उसी डेटा को चाहे टैबलर फॉर्म में दिखाइए चाहे ग्राफिकल फॉर्म में दिखाइए, बट जो एसक्यूएल है वो मेनली इस क्वेरी को पिकअप करता है। और यहाँ पे भी हमारे पास डिस्प्ले चार्ट है, डिस्प्ले चार्ट में अगर हम कहते हैं कि हमें कॉलम चार्ट दिखाओ तो ये इस तरीके से दिखाएगा, तो हम कहते हैं अच्छा बार दिखाओ, तो ये इस तरीके से दिखाएगा कि लंदन में 6, मेक्सिको में 5, ऐसे करके डेटा दिखाएगा। ये आपके लिए यूज़फुल अभी नहीं है, बट मैं सिंपल एक केस बता रहा हूँ, तो इस क्वेरी को दोबारा से समझते। जब आपसे सवाल पूछा जाए हर शहर में कितने कितने कस्टमर्स है, इस टाइप का क्वेश्चन निकल रहा हो, तो उस केस में आपको पहले तो ये याद रखना है कि देखना है कि किस कॉलम की बात हो रही है। तो हर शहर में कितने कितने कस्टमर, हाउ मेनी कस्टमर्स आर देयर इन ईच सिटी, तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि कस्टमर्स कॉलम की बात हो रही है, तो पहले तो आप जो है उसको लिख लेंगे, फिर कितने कितने, हाउ मैनी, इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि काउंट की बात हो रही है। फ्रॉम कस्टमर्स आप एक नॉन एग्रीगेट और एक एग्रीगेट कॉलम ही सेलेक्ट करेंगे। तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम कहते हैं कि सेलेक्ट काउंट कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इज इक्वल टू लंदन, तो आंसर आया 6, जैसे ये यहाँ पे भी आया था, टेबल में आ जाते हैं, तो लंदन में 6, मेक्सिको में 5, तो अगर हम कहते हैं कि मैड्रिड में, तो वो बताएगा 3। पर इस तरीके से तो हम क्या कर रहे हैं कि एक एक शहर का हमें अलग अलग पता करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करें, तो हम क्या कर सकते हैं, कहते हैं तुम जाओ यहाँ से, अब हम इस पे आ जाते हैं,
और कहते हैं सेलेक्ट काउंट कस्टमर आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने एक एग्रीगेट फंक्शन के साथ में कॉलम लिखा है, राइट। यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज हुआ है। एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से अभी पढ़े हम लोग ने? सम है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, काउंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। एग्रीगेट फंक्शन मतलब जो उस चीज को एक आउटपुट बनाते, जैसे सम ऑफ यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस टोटल हमारे पास 91 है, मगर सम क्या करेगा, उन सबको एक आंसर देगा। मिनिमम यूनिट प्राइस अगेन 91 है, उसमें जो मिनिमम है वो बता देगा। तो ये एग्रीगेट है। इस एग्रीगेट के साथ एक हमने नॉन एग्रीगेट लिख दिया। यहाँ कोई फंक्शन लगाया क्या हमने? यहाँ कोई फंक्शन नहीं लगाया। तो जब हम पहले इतना करते तो ये बुरा मान जाएगा। क्या कह रहे हैं कि आप एक एग्रीगेट क्वेरी को बिना ग्रुप बाई के साथ लगा रहे हैं। पढ़िए क्या लिखा है, इन एग्रीगेटेड क्वेरी विदाउट ग्रुप बाई एक्सप्रेशन वन ऑफ सेलेक्ट लिस्ट कंटेन नॉन एग्रीगेटेड कॉलम। तो आप दो अलग अलग चीजों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए ही ग्रुप बाई, मतलब हम कह रहे हैं कि शहर का नाम और उसका काउंट बताओ। हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि शहर का नाम और उसका काउंट बताओ। पर शहर तो 6 बार रिपीट हो रहा है ना। अगर हम यहाँ पे एज ए टेबल देखें, तो एज ए टेबल आप देखिए, तो जैसे हमने शहर का नाम कस्टमर आईडी लिखी, तो आप देखेंगे और हम शहर का नाम के द्वारा उसको कर देते हैं, तो आप देखिए रियो दे जेनेरियो 3 बार रिपीट हो रहा है, पेरिस 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, इस रिपीटिशन को एक बनाना पड़ेगा। हमें साओ पालो को एक बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसके आगे कितने लोग हैं, 1 2 3। इसी को ग्रुप बाई कह रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप बाई सिटी, सिंपल। जिस जिसके द्वारा बताना है तो उसको भी द्वारा ग्रुप कर दो। तो जो कैटेगोरिकल कॉलम है, कैटेगोरिकल कॉलम मतलब वो कॉलम जहाँ पे शब्दों का ज़्यादा यूज़ किया है ना, कि जैसे शहर है रिपीट हो रहा है। जैसे कैटेगोरिकल कॉलम क्या होता है कि डेटा की प्रॉपर्टी होती है जो उसे क्लासिफिकेशन करते हैं उसका। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारे पास 1000 लोग हैं इंडिया के, तो हम उनसे पूछे आपका स्टेट क्या है, कोई कहेगा उत्तर प्रदेश, कोई कहेगा मध्य प्रदेश, कोई कहेगा दिल्ली, कोई कहेगा तमिलनाडु। तो ये कैटेगराइज हो गया, एक ऐसा कॉलम है। तो हम उसको भी काउंट कर सकते हैं। जैसे जेंडर है, मेल फीमेल अदर, जो भी जेंडर कोई किसी का रहता है, तो उससे अब दुनिया में बिलियंस ऑफ पीपल है, आप उससे पूछेंगे तो ये नंबर ऑफ वैल्यूज नॉमिनल है। किसी का ब्लड ग्रुप होता है, अगर हमारे क्लास में 50 बच्चे हैं तो ब्लड ग्रुप तो वही 5 6 जो होते हैं उन्हीं में से होगा ना किसी का। तो वैसा ही यहाँ पे है कि सिटी जो है, हमारे पास टोटल 91 कस्टमर्स है, मगर सिटी तो 69 है। यानी कि हर एक सिटी में एक से ज़्यादा कस्टमर है। तो अब कौन सी सिटी में कितना कस्टमर है ये पता करने के लिए ग्रुप बाई का इस्तेमाल होता है, और वही ग्रुप बाई यहाँ पे लगाया गया है। तो जब आप कर देंगे तो ये क्या करेगा, सिटी का नाम और उसमें कितने कस्टमर है ये ले आएगा। अब यहाँ एक का मतलब ये है कि इन सब शहरों में एक ही कस्टमर है। तो अब हम फाइनली क्या करेंगे, हम कह देंगे इसे ऑर्डर बाई कर दो, काउंट ऑफ कस्टमर। ऑर्डर बाई में हम कहेंगे कि ये जो काउंट आ रहा है, इस काउंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो। तो ये इस काउंट में आ जाएगा कि लंदन में 6, मेक्सिको में 5, एटसेट्रा। ये हमारी पूरी क्वेरी बनेगी अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में देखना है तो ASC लिख दीजिए, तो असेंडिंग में आएगा। इसमें जब आप बिल्कुल लास्ट में पहुंचेंगे तो वहां पे हाईएस्ट वैल्यूज होंगी। बेसिकली जो एग्रीगेट है
वो ऑर्डर बाय में आ जाएगा जो एग्रीगेट है, और जो नॉन एग्रीगेट है वो ग्रुप बाय में आ जाएगा। ऑब्वियसली हर समय ऐसा नहीं है, बट आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ग्रुप बाय में जो नॉन एग्रीगेट है वो आ जाएगा, और ऑर्डर बाय में जो एग्रीगेट है वो आ जाएगा। अब एक और चीज, अब जैसे अगर हम प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, सेम कंसेप्ट पे प्रोडक्ट पे ले आते हैं, तो हम अगर लिखते हैं कि सेलेक्ट प्रोडक्ट्स सेलेक्ट काउंट, या छोड़ो काउंट, हम कहते हैं सेलेक्ट कैटेगरी आईडी, और इसके आगे लिखते हैं काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, तो हमने लिखा कि कैटेगरी की आईडी बताइए कि 1 2 3 4, और हर कैटेगरी में कितने कितने प्रोडक्ट हैं उनका काउंट बताइए फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो अब आप बताओ ग्रुप बाय में कौन आएगा और ऑर्डर बाय में कौन आएगा? बताइए। तो आपने सही जवाब दिया, तो ये ग्रुप बाय में आ जाएगा और ये आ जाएगा ऑर्डर बाय में, और इसके आगे लिख देते हैं डिसेंडिंग। तो इस क्वेरी से हमें क्या पता चलने वाला है, ये जो कैटेगरी आईडी 3 है ये कौन है? कन्फेक्शन, उसमें 13 प्रोडक्ट हैं। कैटेगरी आईडी 1 जो बेवरेजेस है उसमें 12 प्रोडक्ट है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि कैटेगरी आईडी से तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो इसी क्वेरी को अगर ज़रा हम ज्वाइन कर दें, जो आपने लास्ट उसमें सीखा, लास्ट क्लासेस में, तो हम कैसे करेंगे? हम कहेंगे कि जो कैटेगरीज टेबल है उसमें से कैटेगरी का नाम ले लो, ठीक है, और काउंट ऑफ प्रोडक्ट्स टेबल में से प्रोडक्ट की आईडी कर लो, फ्रॉम प्रोडक्ट्स ज्वाइन कैटेगरीज, ऑन प्रोडक्ट में जो कैटेगरी आईडी है वही कैटेगरीज में भी कैटेगरी आईडी है। तो बेसिकली हमने जो लास्ट में सीखा था, हमने लास्ट वीडियो में भी ये सीखा था कि अगर हमें दो अलग अलग टेबल से कॉलम्स को उठाना होता है तो हमें उन टेबल का यहाँ पे नाम और उनके कॉलम का नाम देना पड़ता है। तो वैसे ही काउंट ऑफ प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट ज्वाइन कैटेगरी। अब आप इनर ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया था कि सभी कॉमन वैल्यूज ही उठानी है, अगर कि जितनी कैटेगरी हैं उतने ही प्रोडक्ट उठाने। तो ये हो गया ऑन प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू कैटेगरीज डॉट कैटेगरी आईडी। ये पार्ट आपको लास्ट वीडियो का प्रैक्टिस करके रखना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। सिर्फ सिलेक्शन में इसमें भी कोई चेंज नहीं, सिर्फ इतना पार्ट यहाँ पे बदला है। अब यहाँ पे दो हैं, तो यहाँ पे अगर हम ग्रुप बाय कहेंगे तो किसे कहेंगे? ये वाला कॉलम। और ऑर्डर बाय कहेंगे तो किसे कहेंगे? इसको। हमें जब कभी भी हम दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के साथ डील कर रहे होते हैं, तो दो या दो से ज़्यादा टेबल के साथ डील करते वक्त हम कभी भी कॉलम का नाम डायरेक्टली नहीं पुकार सकते। हमेशा उनके पेरेंट टेबल के साथ ही उनका नाम लेना पड़ता है, क्योंकि अभी दो अलग अलग टेबल की बात हो रही है ना। तो सेलेक्ट कैटेगरीज, ये हम जरा इन दोनों को पहले हम रन करते, तो देखिए अब आउटपुट ऐसा आ रहा है। अब ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा है ना कि कन्फेक्शंस 13 है, बेवरेजेस 12 है, एटसेट्रा। बस ज़रा इन दोनों क्वेरीज को समझते हैं कि इन दोनों क्वेरीज में हमने ऐसा क्या अलग अनोखा कर दिया। सो पहले यहाँ पे हम ले लेते अपने पहली क्वेरी को, ठीक है, और इधर ले लेते बेसिक क्वेरी को।
सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तो दोनों में कॉमन है। सेलेक्ट में यहाँ पे हुआ, यहाँ हम लिख रहे थे कैटेगरी आईडी और काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी, ऐसे लिख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम कह रहे थे काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी और कैटेगरी आईडी। मैं ऐसे कलर कर रहा हूँ ताकि और अच्छे से हाईलाइट होकर समझ में आए, ऐसे लिख रहे थे। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एक ही टेबल से डेटा को उठा रहे थे, प्रोडक्ट टेबल से। तो हम कहते थे, मैं टेबल मान लीजिए पर्पल है, हम प्रोडक्ट से ही उठा रहे थे। पर यहाँ पे हम दो टेबल से डेटा उठा रहे हैं। तो जब आप दो टेबल से डेटा उठाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम प्रोडक्ट इनर जॉइन कैटेगरीज, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो जब आप दो टेबल से उठा रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन से टेबल में से आप कैटेगरी का नाम उठा रहे हैं और कौन से टेबल में से प्रोडक्ट आईडी उठा रहे हैं। और इस तरीके से लिखने के बाद आप कहेंगे कि, और जब भी ज्वाइन लगाएंगे तो ज्वाइन लगाते समय हमें बताना भी पड़ेगा ऑन में कि इन दोनों टेबल में कॉमन क्या है। कि प्रोडक्ट में तो कैटेगरी आईडी है और कैटेगरीज में भी कैटेगरी आईडी, ये दोनों कॉमन है, इस पे ज्वाइन करो। और क्योंकि हम एक नॉन एग्रीगेट कॉलम कैटेगरी नेम उठा रहे हैं और एक एग्रीगेट कॉलम प्रोडक्ट आईडी उठा रहे हैं, तो अलग अलग टेबल से, तो हमें ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करना पड़ेगा। ये भी हमने सीखा। तो चाहे आप सिंगल प्रोडक्ट से उठा रहे हो या ज्वाइन करके उठा रहे हो, दोनों केस में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर नॉन एग्रीगेट वैल्यूज है, दोनों ही नॉन एग्रीगेट होते हैं तो ग्रुप बाय की जरूरत नहीं पड़ती। पर एक ये है, एक वो है, तो आपको ग्रुप बाय ले जाना पड़ेगा। और ग्रुप बाय में आपको उसे पिक करना पड़ेगा जिसको आपने नॉन एग्रीगेट पे लिखा है। क्योंकि यहाँ तो काउंट फंक्शन लिख दिया ना हमने, मान लो काउंट फंक्शन को हम रेड कर देते पड़ेगा, तो काउंट फंक्शन लिख दिया ना, तो काउंट फंक्शन के अंदर जो आ गया, यहाँ भी वैसे ही लिखा है, काउंट फंक्शन के अंदर जो आ गया वो तो एग्रीगेट बन गया, उसका एग्रीगेट वैल्यू भी आएगा, और जो बाहर है उसका नाम एस एच आएगा। तो ये हमारा एक सिंपल सा केस है ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज विद ऑर्डर बाय क्लॉज। मैं ये सारी क्वेरीज अभी आप लोग को शेयर करूंगा, और आज बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए कि आप एटलीस्ट ये बेसिक क्वेरीज रन करके देखें। और इतना ही बस करें अभी कि एक ये सिटी वाला करिए, सिटी कस्टमर वाला, और एक ये कैटेगरी वाला कीजिए, प्रोडक्ट और कैटेगरी। पहले ज्वाइन वाइन नहीं कीजिएगा, पहले इस पे कमांड बनाइए, सिंगल सिंगल टेबल पे कमांड बनाइए। जब आपकी सिंगल टेबल पे कमांड आ जाए तब आप ये ज्वाइन करिए और ज्वाइन में ग्रुप बाय लगाइए। ये ऐसी क्वेरीज हैं, अगर आपको इस पे कमांड आ जाएगा ना तो इसको, लेकिन इस पे कमांड आने से पहले आपको ज्वाइंस पे भी कमांड आना पड़ेगा। तो आपका जो ज्वाइंस वाला चैप्टर है उसको भी ढंग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये सारा कुछ कंबाइन होके आपको, जब ये तीनों क्वेरीज आ जाएंगी तो अब आपको एक्चुअल यूज ऑफ एसक्यूएल भी समझ में आने लगेगा। और चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो, चाहे आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो, आप में से कुछ स्टूडेंट हैं जो ज्वाइन है और डेटा एनालिसिस, कुछ स्टूडेंट हैं वो ज्वाइंड है फॉर ASP.NET वेब डेवलपमेंट, चाहे आप जो भी कर रहे हो, जब आपको रिपोर्ट्स बनानी होती है तो रिपोर्ट्स में आपको ये सब दिखाना पड़ेगा। मान लो कि आप किसी ट्रेडिंग कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आप एक ट्रेडिंग कंपनी के लिए ERP बना रहे हैं, उस ERP में आपने कस्टमर रजिस्ट्रेशन बनाया जिससे डेटा यहाँ आने लगा, आपने प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म बनाया जिससे डेटा यहाँ आने लगा। जैसे जब आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहीं भी जाके प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं ना, तो प्रोडक्ट का डेटा कहाँ स्टोर होता है, वो प्रोडक्ट जो आप देख रहे होते हैं वो तो यहीं पे होते हैं, और जो आप ऑर्डर करते हैं वो एज ए डिटेल्स स्टोर हो जाती है कि ऑर्डर आईडी, एम्प्लॉय आईडी। ऑनलाइन में एम्प्लॉय आईडी नहीं होती है,
और ऑर्डर डेट वहाँ भी होती है, शिपिंग डेट वहाँ भी होती है, ठीक है। और आपने क्या क्या ऑर्डर किया है, कौन सी प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, किस प्राइस पे किया है, क्या क्वांटिटी, कितना मंगाया है, ये सब होता है। तो ये एक ई कॉमर्स कंपनी का डेटाबेस जैसे ही है, या ट्रेडिंग कंपनी का डेटा है। और आप जब भी इन सबको फॉलो कर दे तो आपका डेटा तो यहाँ स्टोर हो रहा है, पर कंपनी वालों को ये जानना होगा कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट किस शहर से सबसे ज़्यादा ऑर्डर हुआ है। मान लो ये पता करना है कौन सा प्रोडक्ट, अगर मान लो हमें एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं चाय, एक उदाहरण के लिए हम यहाँ से चाय उठा लेते हैं। तो अभी एसक्यूएल, फिर मैं कहा अभी एसक्यूएल को भूल जाओ, पर यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि प्रोडक्ट उठाया मैंने, तो ये प्रोडक्ट है, सो इस प्रोडक्ट का नाम मैंने उठा लिया, और ये कस्टमर है। पर प्रोडक्ट और कस्टमर के बीच में हम जाएंगे कैसे? प्रोडक्ट और कस्टमर के बीच में जाने के लिए आपको तीसरा टेबल चाहिए होगा, जो है ऑर्डर डिटेल। क्योंकि ऑर्डर डिटेल में प्रोडक्ट है, और ये मैंने आपको उस दिन भी सिखाया था, ईआर डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा था, ईआर डायग्राम। और ईआर डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रोडक्ट से कस्टमर तक जाने के लिए ऑर्डर्स और ऑर्डर डिटेल दो टेबल से होके जाना पड़ेगा। तो वो आपको भी सिखाया जाएगा। पर ये सब रिपोर्ट बनाने के लिए, अब कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार ऑर्डर हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स, तो वहाँ काउंट आएगा। आप बताइए सबसे ज़्यादा किस प्रोडक्ट ने हमें सेल दी है, तो वहाँ पे सम आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी आज आप काउंट पे प्रैक्टिस कीजिए, और फिर आपको आगे और मैं इस तरीके के चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे।